नमस्ते दोस्तों, मैं हूं यशवंत तिवारी, आपका दोस्त और होस्ट मेड डिवाइस सर्कल, जहां हम मेडिकल डिवाइसेस और डायग्नोस्टिक्स इंडस्ट्री के अपने एक से एक नामी गिरामी मित्रों को बुलाते हैं जिन्होंने अपने जीवन में कई उपलब्धियां हासिल की है। तो आज हमारे मेहमान इसी कैटेगरी के हैं। आफ्टर कंप्लीटिंग हिज ग्रेजुएशन इन 1990 उन्होंने अपना करियर स्टार्ट किया फार्मा से। उसके बाद तुरंत ही अपनी मैनेजरियल स्किल को स्ट्रेंथन करने के लिए अल्मेडा यूनिवर्सिटी यूएसए से उन्होंने एमबीए कर लिया और सबसे छोटी उम्र के मैनेजर बनने वाले पहले मैनेजर थे इस ग्लोब पे। उनकी फार्मा कंपनी में 15 साल कार्यरत रहने के बाद उन्होंने डायग्नोस्टिक इंडस्ट्री में प्रवेश किया। डायग्नोस्टिक इंडस्ट्री में उन्होंने कौन से सेगमेंट को हैंडल नहीं किया है, चाहे वो क्लिनिकल डायग्नोस्टिक हो, चाहे हिमेटोलॉजी हो, चाहे क्लिनिकल रिसर्च हो, चाहे मॉलिक्यूलर बायोलॉजी हो, इन सारी चीज़ों पे उन्होंने महारत हासिल की है। और एडमिनिस्ट्रेशन में, टास्क मास्टरी में उनका कोई जोड़ ही नहीं, लाजवाब है। उनका कद इतना ऊंचा हो चुका है कि उनसे पुराने लोग भी उन्हें सिर उठाकर देखते हैं। आज के हमारे मेहमान जिनका मैं आपको स्वागत करवाना चाहता हूं, तो मिलिए हमारे मित्र राजेश पटेल जी से। राजेश जी, आपका हार्दिक स्वागत है। अभी ADMI एसोसिएशन ऑफ डायग्नोस्टिक मैन्युफैक्चरर्स ऑफ इंडिया के चुनाव हुए जो काफ़ी लोकतांत्रिक तरीके से थे और उसमें आपका निर्वाचन हुआ। सचिव की पद के लिए सेक्रेटरी नियुक्त हुए आपके। आप थोड़ा हमें, हमारे दर्शकों को बताइए, ये ADMI है क्या, इनका उद्देश्य क्या है, ये इंडस्ट्री वालों के लिए क्या करते हैं, स्टेक होल्डर्स के लिए? तो यशवंत जी, आपने बिल्कुल ठीक सुना है कि अभी ADMI जो कि एसोसिएशन ऑफ डायग्नोस्टिक मैन्युफैक्चरर्स ऑफ इंडिया है, जी हाँ, इसके चुनाव हुए और आप लोगों के सबके सहयोग से मैं सेक्रेटरी पोस्ट के लिए इलेक्ट हुआ हूँ। जी हाँ, ये कई सालों बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई नॉमिनेटेड सदस्य जो है इस पोस्ट के लिए आया है। पर यूजुअली ये जो पूरा ADMI बॉडी है, इसका संचालन इंडियन डायग्नोस्टिक मैन्युफैक्चरर्स के प्रमोटर्स ही होते हैं यूजुअली। जी हाँ। सो ये एक जिम्मेदारी जो मुझे मिली है, इसका यह निर्वाचन 3 साल के लिए हुआ है, 2025 से 2028 के लिए। जी हाँ। और जैसा कि आप सब जानते होंगे या ना भी जानते हो तो मैं बताना उचित समझूंगा कि इंडियन कंपनियां जो है अभी पिछले 4-5 सालों से बहुत ज़्यादा फ्लेयर अप हुई हैं, बहुत ज़्यादा नई नई रिसर्च करके आई हैं। जी हाँ। और मैन्युफैक्चरिंग के अंदर काफ़ी ज़्यादा आगे आई हैं। जी हाँ। तो और इंडियन जो डायग्नोस्टिक्स है ये ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट से संचालित होता है और काफ़ी सारे रेगुलेशन इसके अंदर होते हैं। तो इंडियन कंपनियों को किसी भी प्रकार की रुकावट ना आए, इंडियन कंपनियों को उनके R&D के लिए, उनके प्रोडक्शन के लिए प्रोत्साहन मिले, बिल्कुल उनको इंसेंटिवाइज किया जाए, ये सारी मंशाओं को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने हमारा मैनिफेस्टो बनाया है इस 3 सालों का। हम लोग हमारी इंडियन प्रोडक्ट्स को न सिर्फ इंडिया के लिए बाकी ग्लोबली पहुंचाने का प्रयास करेंगे। जी हाँ। हम लोग कोशिश करेंगे कि हमारे इंडियन प्रोडक्ट्स जो हैं वो हर तरह के रेगुलेटरी और कॉम्प्लायंस अप्रूवल को क्लियर करें ताकि मोस्टली देश जो हैं वो हमारे इंडियन प्रोडक्ट्स को स्वीकार कर सके। सो इसी पहल को ध्यान में रखते हुए अभी हम लोगों ने जो नया हमारा मैनेजिंग कमेटी बना है उसके अंतर्गत हम लोगों ने कुछ मैनिफेस्टो लिए हैं। उसमें पहला मैनिफेस्टो है कि ADMI नाम को काफ़ी प्रचलित करना, नए से नए सदस्यों की संख्या बढ़ाना। अभी इस वक्त हमारे पास कुछ 80 सदस्य हैं, हम लोग इसको लेके जाना चाहते हैं करीब 150 के आसपास इसी पहले साल के अंदर ही। और कुल मिला के करीब 450 ऐसी कंपनियां हैं इंडिया में जो डायग्नोस्टिक प्रोडक्ट से डायरेक्ट या इनडायरेक्ट जुड़ी हुई हैं और ये सारी कंपनियां ADMI की मेंबर बन सकती हैं। वेरी गुड। तो इनके कार्य को प्रोत्साहन दिलाने के लिए हम लोग एक पहल जारी रखेंगे और इसी वजह से ये ADMI का एक नया मैनिफेस्टो लेकर हम लोग आए हैं। राजेश जी, मैं अपने अगले प्रश्न की ओर जाना चाहूँगा। अभी रिसेंटली आपने IIM बोध गया के साथ एक MOU साइन किया जिसमें उनके MBA के HHM कोर्स में, हॉस्पिटल एंड हेल्थ केयर मैनेजमेंट के कोर्स में आपने कुछ सिलेबस ऐड करवाया है। उस पर थोड़ा प्रकाश डालिए, इससे बच्चों को क्या फ़ायदा होगा और इंडस्ट्री को क्या फ़ायदा होगा? जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, काफ़ी यानी अव्वल दर्जे के मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट्स होते हैं ये। जी हाँ।
तो IIM बोध गया जो है वो इसी श्रेणी में एक प्रबंधन संस्थान है, जी। और जहाँ पर उनका एक कोर्स होता है MBA इन हॉस्पिटल एंड हेल्थ केयर मैनेजमेंट। हॉस्पिटल एंड HHM। अभी तक क्या होता था कि हॉस्पिटल एंड हेल्थ केयर मैनेजमेंट में फार्मास्यूटिकल, फार्मेसी, इन चीज़ों को काफ़ी बड़ा स्थान दिया जाता था। मेडिकल डिवाइस वाला पोर्शन थोड़ा सा मिसिंग था। ओके। सो मेरी मुलाकात प्रोफेसर स्वाइन जो कि प्रोग्राम डायरेक्टर है वहाँ पर, प्रोफेसर हैं, और मैडम विनीता सहाय जो कि डायरेक्टर है IIM की, उनसे हुई। और उन्होंने भी इस नीड को समझा और उन्होंने कहा कि हाँ, मेडिकल डिवाइस जो है इस पोर्शन को, इस सेक्शन को जो है इस कोर्स में सम्मिलित किया जाना चाहिए। जी हाँ। तो उन्होंने ये मौका दिया हमारी कंपनी AGD बायोमेडिकल्स को कि हम उनका सिलेबस लिखें। जी हाँ। ये सिलेबस होगा, कुल 15 पीरियड्स होंगे, एक पीरियड 90 मिनट का होगा। तो इस तरह से हम लोग 15 पीरियड उन फर्स्ट ईयर के जो MBA हॉस्पिटल एंड हेल्थ केयर मैनेजमेंट है उसके अंदर हम लोग लेंगे। इसका पूरा सिलेबस हम लोग लिखेंगे, और मेडिकल डिवाइस किस तरह से उनके MBA स्टूडेंट्स को विभिन्न क्षेत्रों में कैरियर प्रदान कर सकता है, इस बारे में हम लोग कवर करेंगे। तो ये स्टूडेंट किसी डायग्नोस्टिक कंपनी के एम्प्लॉय हो सकते हैं, किसी डायग्नोस्टिक कंपनी के मालिक बन सकते हैं, बिल्कुल, किसी अलाइड प्रोडक्ट जो कि डायग्नोस्टिक में यूज होते हैं उनके सप्लायर हो सकते हैं, सप्लाई चेन में डायग्नोस्टिक कंपनी के पार्टनर हो सकते हैं, कोल्ड चेन मैनेजमेंट की श्रेणी के अंदर वो लोग आ सकते हैं। तो ये सारे टॉपिक्स को हम लोग इसमें कवर करेंगे। और इस तरह से 15 चैप्टर जो हम लोग लेंगे, 15 जो पीरियड्स उनके लेंगे, उसके अंदर ये पूरा सिलेबस जो मेडिकल डिवाइस मैनेजमेंट का हम लोग कवर करेंगे इसके अंदर। तो इसके जो फैकल्टी स्टाफ होंगे वो IIM वाले ही होंगे या AGD बायोमेडिकल से ही कोई एज ए एकेडमिक टीचर बन के जाएगा? वी विल बी राइटिंग द सिलेबस, हम इसका सिलेबस भी लिखेंगे और हम ही लोग इसका पीरियड भी लेंगे। ओके, वेरी गुड। तो हमारी कंपनी से मैं हूँ डॉक्टर गौरी कुलकर्णी जो एक MD पैथोलॉजिस्ट डॉक्टर भी और हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं, वो भी कुछ क्लासेस लेंगी। और उसके अलावा हमारे सीनियर मैनेजमेंट के सदस्य जैसे कि चिराग गोहिल जी हैं, इवन आशीष प्रधान जी जो हमारे प्रमोटर एंड मैनेजिंग डायरेक्टर है, वो भी जाके उन बच्चों को संबोधित करेंगे और उनको किसी न किसी रूप में अपनी तरफ से उनको इस पढ़ाई में प्रोत्साहित करेंगे। राजेश जी, थोड़ा आप अपने जीवन के बारे में बताइए कि आपका जन्म कहाँ हुआ, आपकी प्राथमिक शिक्षा कहाँ हुई, उसके बाद आगे की शिक्षा कहाँ हुई, और आप IVD इंडस्ट्री में कैसे आए, किसके थ्रू? तो मेरा जन्म गुजरात के एक छोटे से तहसील में हुआ जिसका नाम है दाहोद। अभी तो वो डिस्ट्रिक्ट है, पंचमहाल डिस्ट्रिक्ट है। मेरा जब जन्म हुआ था तब वो डिस्ट्रिक्ट नहीं होता था। तो 1967 में मेरा जन्म हुआ। वहाँ पर मेरे फादर जो थे वो इंडियन रेलवेज़ में कार्यरत थे उस वक्त दाहोद के अंदर। और मेरी जो प्राथमिक शिक्षा है वो मैंने रेलवे कॉलोनी के स्कूल से ही अर्जित की, जहाँ पे मेरा माध्यम जो था वो हिंदी था, प्राथमिक शिक्षा का। और उसके बाद मैंने गुजरात यूनिवर्सिटी से BSc ऑनर्स केमिस्ट्री में किया। और लगे फिर मैंने अपनी MBA की शिक्षा कंप्लीट की और मैं 1990 में इस कैरियर में आया। तो मेरी पहली कंपनी थी फाइज़र लिमिटेड, जो कि अमेरिका की एक जानी मानी दवाई की कंपनी है। और उसमें मेरी पोस्टिंग एक छोटे से तहसील में हुई जिसका नाम है खंडवा। खंडवा मेरा पहला हेडक्वार्टर था मध्य प्रदेश के अंदर। मैंने वहाँ 3 साल काम किया और उसके बाद मैं ट्रांसफ़र होकर इंदौर आया, जो कि मध्य प्रदेश की कॉमर्शियल कैपिटल भी माना जाता है। इंदौर मैंने 2 साल काम किया और फिर मेरे काम को सराहना मिलती गई और मुझे पहला प्रमोशन मिला अपनी लाइफ का। और मुझे ये बताने में बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि मैं जब फाइज़र कंपनी में डिस्ट्रिक्ट मैनेजर बना तो मैं ग्लोबली 5 साल से पहले प्रमोट होने वाला पहला एम्प्लॉई था उनका। वाह, क्या और मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई कि उस वक्त उनके हेडक्वार्टर्स न्यूयॉर्क ने भी मेरा उस एज में इंटरव्यू लिया था कि ये प्रमोशन कैसे हुआ करके। मैंने कुल मिला के 9 साल इस कंपनी में काम किया और उसके बाद मैं कई कंपनियों में काम करता रहा। कुछ कंपनियां जिनका उल्लेख करना चाहूँगा जैसे कैडिला फार्मास्यूटिकल्स, निकोलस पिरामल। जी हाँ। और इस तरह से मैंने 15 साल तक फार्मा इंडस्ट्री में काम किया, सेल्स के विभिन्न पदों पर, स्टार्टिंग फ्रॉम मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, डिस्ट्रिक्ट मैनेजर, रीजनल सेल्स मैनेजर, जोनल सेल्स मैनेजर, प्रोडक्ट मैनेजर, ग्रुप प्रोडक्ट मैनेजर। वेरी गुड। These were the responsibilities I took.
फिर मैं डायग्नोस्टिक सर्विस में आया। हैदराबाद में एक कंपनी है विमटा लैब्स लिमिटेड, जी हाँ, उस कंपनी में मैं एज ए वाइस प्रेसिडेंट में गया वहाँ पर। वेरी गुड। और उसके बाद क्वेस्ट डायग्नोस्टिक्स जो कि अमेरिका की नंबर 1 कंपनी है, उन्होंने मुझे जब उन्होंने अपना इंडिया ऑपरेशन शुरू किया ओके, तो मैं वहाँ पर डायरेक्टर सेल्स एंड मार्केटिंग के रूप में गया, वाह, जहाँ पर मैंने डायग्नोस्टिक्स और क्लिनिकल रिसर्च एंड क्लिनिकल ट्रायल डिपार्टमेंट को संभाला वाह, इंडिया के अंदर। मैं 6 महीने तक अमेरिका में कार्यरत था इस कंपनी के अंदर। और जब उनका फुल ऑपरेशन जब इंडिया में शुरू हुआ तो मैं ट्रांसफ़र होकर गुड़गांव आया। वाह, वहाँ मैंने करीब 2.5 साल काम किया। जी हाँ, तो इस तरह से मैं विमटा लैब्स और क्वेस्ट डायग्नोस्टिक्स में मैं डायग्नोस्टिक सर्विस में रहा। ओके। और फिर मैं डायग्नोस्टिक सर्विस मतलब लैब सर्विसेज जैसे, क्योंकि डायग्नोस्टिक्स में डायग्नोस्टिक सर्विस का मतलब सर्विस इंजीनियर की सर्विसेज को समझ जाते हैं नहीं, कई ये लोग। टेस्टिंग सर्विस सर्विस, राइट। जैसे उदाहरण के तौर पे जैसे एजिलस है, मेट्रोपोलिस है, थायरोकेयर है, इस तरह से चेन लेबोरेटरीज, बिल्कुल सही किया आपने। और फिर मैं हार्डकोर डायग्नोस्टिक में आया, ट्रांसेशिया बायोमेडिकल, जो आज इंडिया की नंबर 1 इंडियन आईवीडी मैन्युफैक्चरिंग एंड मार्केटिंग कंपनी है। उस कंपनी में मैं रीएजेंट्स डिवीज़न के वाइस प्रेसिडेंट के रूप में आया। अरे वाह। वहाँ मैंने काम किया। उसके बाद मैंने कई कंपनियों में काम किया, जैसे अगापे डायग्नोस्टिक्स, ट्रिविट्रॉन हेल्थ केयर, जानी मानी कंपनी है, मैरिल डायग्नोस्टिक्स, ओके, माई लैब डिस्कवरी सॉल्यूशंस। ओके। और अभी मैं एज ए CEO एंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर AGD बायोमेडिकल्स में कार्यरत हूँ। वाह, बहुत खुशी की बात है। आपका कैरियर काफ़ी रोमांचक पूर्ण रहा है और हमारे दर्शकों को ये जानकर बहुत खुशी भी होगी। राजेश जी, इस लंबे चौड़े कैरियर में आपने फार्मा में 15 साल काम किया, 20 साल काम किया आपने डायग्नोस्टिक्स में। इसमें आपने 2 डायग्नोस्टिक कंपनियों को शुरू से स्टार्ट भी किया है, जिसे कई लोग कहते हैं इंसेप्शन से स्टार्ट किया, लेकिन कहीं मैंने पढ़ा था कि व्हेन इट केम फॉर द फर्स्ट टाइम इन माइंड, वहाँ से आपने स्टार्ट किया है। इंसेप्शन इज़ अ सेकेंडरी स्टेज। तो उसके बारे में कुछ जानकारी देंगे कि नई कंपनियां शुरू करने के वक्त प्रमोटर्स को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए? एक्चुअली ये वाली जो आप बोल रहे हैं कि कंपनी को आइडिया से इंसेप्शन तक जो लेके आने वाली बात है, हाँ, ये मेरा पहला अनुभव हुआ मैरिल डायग्नोस्टिक्स में। ओके। मैं उस वक्त अगापे डायग्नोस्टिक्स में केरला में कार्यरत था। ओके। और समाउ जोग्राफिकली मैं वापस आना चाह रहा था, बिल्कुल। और ये कंपनी मुझे ढूंढ रही थी, तो मेरे लिए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो गया। और जब मुझे बिलखियाज ने बुलाया डिस्कशन के लिए, और मुझे उन्होंने एक यानी ऑफ़र किया कि भाई आप ये डायग्नोस्टिक को लॉन्च करने का कार्य संभालें, बिल्कुल। तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने ली। उस वक्त मैं थोड़ा सा सहमा हुआ भी था कि कंपनी को आइडिया से इंसेप्शन में लाने में मेरा पहला अनुभव था, और अगर मैं फेल हो जाता तो यू टर्न के चांसेस करियर के लिए बहुत कम थे। लेकिन मेरे उन सभी कलीग्स का धन्यवाद, मेरे उन सभी साथ में काम करने वाले जो पीयर ग्रुप के उनका धन्यवाद कि जिन्होंने सच में इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को अपने दिल में उतारा, और हम लोग बस एक नॉर्मल लेमैन की तरह काम करते चले गए, और सक्सेस मिलती चली गई। और जब पीछे पलट के देखा तो हम कई कंपनियों से आगे ऑलरेडी निकल चुके थे। बिल्कुल। सो ये एक अनुभव काफ़ी अच्छा सुखद अनुभव रहा हमारा। वाह। और दूसरी माइलैब भी आपने ही लॉन्च की थी शायद, डायग्नोस्टिक डिवीजन उनका। हाँ, माइलैब जो है मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक में एक जानी मानी कंपनी थी। जी हाँ। कोविड आते ही इस कंपनी को काफ़ी पॉपुलैरिटी मिली, कंपनी काफ़ी कैश रिच हुई। कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट आए सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से, जाइडस कैडिला से, तो कंपनी काफ़ी प्रख्यात हुई। और उस वक्त कंपनी को ऐसा लगा कि अगर उनको आईवीडी के अंदर अगर टॉप 1, 2, 3 रैंक में अगर पहुंचना है तो कन्वेंशनल आईवीडी के अंदर उनको एंट्री करनी पड़ेगी। जी हाँ। कन्वेंशनल आईवीडी से मेरा मतलब बायोकेमिस्ट्री, मेटलर्जी और इस तरह के रेंज में। तो उन्होंने जब मुझे अप्रोच किया इस रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए, तो मैंने उसको स्वीकार किया। अगेन जैसा मैरिल में मेरा अनुभव रहा, माइलैब में भी मेरा अनुभव ये रहा कि टीम अल्टीमेटली काम करती चली गई। हाँ, ये ज़रूर है कि टीम के सिलेक्शन में हम लोग काफ़ी सोच बूझ के हम लोगों ने चयन किया लोगों का, उनको काफ़ी अच्छी ट्रेनिंग दी, उनके साथ कंधे से कंधा मिला के फील्ड में काम किया, और हमने कन्वेंशनल आईवीडी जो है माइलैब डिस्कवरी सॉल्यूशंस के अंदर भी लॉन्च किया। तो इस तरह से ये 2 अनुभव बहुत अच्छे हुए कंपनी को आइडिया से इंसेप्शन में लाने में। आपके इस
35 साल के करियर में आप आज कई लोगों के गुरु हैं, आपके अनेकों शिष्य हैं, इस इंडस्ट्री में है, फार्मा में भी होंगे, लेकिन आपके फार्मा और डायग्नोस्टिक इंडस्ट्री में आपके गुरु कौन रहे हैं? मेरे अनेकों शिष्य हैं, तो आपका बड़प्पन है आप जो बोल रहे हो। पर हाँ, जहाँ तक लर्निंग की बात है, मेरे इनिशियल कैरियर डेज में मेरी लर्निंग बहुत अच्छी हुई है। अरे वाह। अपने सिस्टमेटिक अप्रोच के लिए मैं मेरे कुछ गुरु लोगों का नाम आज लेने में बड़ा मैं सुखद महसूस करूँगा। मेरे पहले डिस्ट्रिक्ट मैनेजर होते थे फाइजर में, मिस्टर जो फर्नांडिस। ओके। वो इंडस्ट्री के सबसे टफ टीचर के रूप में जाने जाते थे। ओके। और मैंने उनको डायरेक्ट रिपोर्ट किया है। उनके अंडर में मैंने करीब 3 साल काम किया है, और 3 साल में उन्होंने जो सिखाया है, उनकी टफनेस की वजह से मैंने जो 3 साल में सिखाया, शायद मैं उस चीज़ को 10 साल में भी नहीं सीख पाता। बिल्कुल। साइमल्टेनियसली वहाँ पर सीनियर गुरु मुझे मिले मिस्टर सुनील मधोक, जो कि मेरे रीजनल मैनेजर भी रहे हैं, जो मेरे सेल्स मैनेजर भी रहे हैं। मिस्टर हाफिज़ इकबाल, जो कि सीनियर डायरेक्टर लर्निंग एंड डेवलपमेंट फाइजर से रिटायर हुए हैं। उन्होंने भी बहुत अच्छे से ट्रेन किया है, नॉट ओनली सब्जेक्टिव ट्रेनिंग बट सेलिंग स्किल्स, हाउ टू डू इफेक्टिव सेल्स क्लोजिंग, द कम्युनिकेशन एटिकेट्स, और हर तरह की ट्रेनिंग जो फाइजर में मुझे मिली वो बहुत अच्छी थी। और उसके अलावा भी कई लोगों से काफ़ी कुछ सीखने को मिला। जब मैं डायग्नोस्टिक इंडस्ट्री में आया तो मेरे लर्निंग का श्रेय मैं 3 लोगों को स्पेसिफिकली देना चाहूँगा। पहला श्रेय मैं देना चाहूँगा श्री सुरेश वजीरानी जी को, जो कि ट्रांसशिया के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर थे, और उन्होंने भी काफ़ी कुछ सिखाया। मैं उनको डायरेक्ट रिपोर्ट करता था एज ए वाइस प्रेसिडेंट रीएजेंट्स। काफ़ी कुछ सिखाते थे वो, किस तरह से प्राइसिंग रखना, किस तरह से कंपटीशन को संभाल के रखना, किस तरह से कंपटीशन को अपने से आगे नहीं आने देना। बिल्कुल। और टास्क मास्टरी वाली जो ट्रेनिंग मैंने मैंने डॉक्टर GS के वेलू, जो कि मैनेजिंग डायरेक्टर ट्रिबिट्रॉन हेल्थ केयर हैं। जी। वो मतलब उनका टाइमलीनेस के अंदर उनको कोई नहीं हरा सकता। उनको हर चीज़ इतना टाइमली मैनर में चाहिए होती थी, और उनकी जो ये रेस्टलेसनेस थी टाइमलीनेस के बारे में, उसने काफ़ी कुछ हमको सिखाया। किस तरह से रिवर्स कैलकुलेशन करके अपने सारी एक्टिविटीज़ को जमाना। बिल्कुल। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर ब्रांड को किस तरह से सेट करना है, ये मैंने सीखा मिस्टर थॉमस जॉन से, जो कि अगापे के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। इन तीनों सीनियर्स को मैं डायरेक्ट रिपोर्ट करता था, और इस वजह से मुझे सीखने को काफ़ी कुछ मिला। सीखा तो मैंने अपने पीयर कलीग से भी बहुत कुछ है, सीखा मैंने अपने जूनियर्स से भी बहुत कुछ है। तो लर्निंग वाज रियली ए कंटिन्यूस प्रोसेस, और मैंने मैंने लर्निंग की कोई भी अपॉर्चुनिटी आई, मैंने उसको छोड़ी नहीं, चाहे वो मुझे सीनियर से सीखना मिले, या पीयर कलीग से सीखना मिले, या जूनियर से। इसके अलावा हाउ टू रियली कंट्रोल द टेम्परामेंट, ये ट्रेनिंग मैंने ली डॉक्टर ऋषि जगमोहन से। डॉक्टर ऋषि जगमोहन जब उनका कोर्स कर रहे थे सीईओ कोच बनने के लिए, तब मैं उनका पहला सब्जेक्ट मैटर था। और उन्होंने मुझे चूज़ किया था, और पूरा 1 साल तक उन्होंने मेरे ऊपर बहुत मेहनत की थी। और मैं बोलूँगा कि जो उन्होंने तराशा है मुझे, वो आज भी मुझे दिखता है और मुझे काम आता है कई जगह पे। क्या बात तो मैं इन सभी का जिन लोगों का मैंने नाम लिया है, कई लोगों का मैंने नाम नहीं ले पाया हूँ, पर उन सबका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ आज मेरी पर्सनालिटी को बनाने के लिए। बहुत बढ़िया। मेरे एक बहुत घनिष्ठ मित्र हैं, उनको पता चला कि जैसे कि आप हमारे गेस्ट बन के आ रहे हैं, उन्होंने एक बहुत इंसिस्ट किया कि ये प्रश्न आपसे पूछो और इसका जवाब लूँ, जो कि हमारे सारे दर्शकों भी समझ में भी आएगा और मज़ा भी आएगा इसका उत्तर सुन के। तो प्रश्न कुछ इस प्रकार से था उनका कि राजेश जी को ये पूछना कि जब क्या करते हैं सेल्स के करियर में, आप किसी कैंडिडेट को सिलेक्ट करते हैं, डायनेमिक्स तो बहुत बढ़िया होते हैं, उसका डायनेमिक्स देख करके आप उसके सिलेक्ट कर लेते हो एज ए परफॉर्मर। शुरुआती दौर में वो काफ़ी अच्छा परफॉर्मर होता है, और कुछ सालों तक स्टार परफॉर्मर रहता भी है, अवार्ड्स जीतता है, ट्रॉफीज़ जीतता है। लेकिन जब जैसे ही वो अपने उम्र के 40, 41, 42, 45 के ग्रुप के इस रेंज में पहुंचता है ना, इस पड़ाव पे, तो वो परफॉर्मर की बजाय नॉन परफॉर्मर बन जाता है, कंपनी के ऊपर एक लायबिलिटी बन जाता है, डेड लोड समझा जाने लगता है, और वो अपने आप में भी फिर डीमोटिवेट फील करने लगता है कि उसको साइडलाइन किया जा रहा है। तो ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए कि उनकी
अपने कंपनी में या अपने इस एज ग्रुप के करियर पर उनकी अहमियत बरकरार रहे और वो आगे लंबे रेस का घोड़ा बन पाए? यशवंत जी, बहुत सही क्वेश्चन पूछा आपने। अगर आप देखेंगे ना कि कोई भी इंडिविजुअल है, हाँ, उसका शुरुआती दौर अच्छा होता है, बिकॉज एक बेसिक कैरेक्टरिस्टिक हर पर्सनालिटी अपने साथ लेके आती है। जी हाँ, होता क्या है कि जब वो करियर में आगे आने शुरू होता है तो अपने आप को उस अगले रोल के लिए वो प्रिपेयर करने में या तो लेट कर देता है जी हाँ, या नहीं कर पाता है। ओके, इसलिए आपने देखा होगा कि अ पर्सन ग्रोज टिल द टाइम ही और शी रीचेस टू द इनकैपेबिलिटीज। यस, अगर एक सेल्स रिप्रेजेंटेटिव अच्छा होगा, आप उसको एरिया सेल्स मैनेजर बना जी देंगे। हाँ। वो एरिया सेल्स मैनेजर अच्छा होगा, आप उसको रीजनल सेल्स जी मैनेजर हाँ। बना देंगे। वो रीजनल सेल्स मैनेजर अच्छा होगा, आप उसको बिल्कुल। जोनल सेल्स मैनेजर बना देंगे। जी हाँ, वो तब तक प्रमोट होते जाएगा जब तक वो अपने डेड एंड को हिट ना कर दे। बिल्कुल, बिल्कुल, डेड एंड को हिट ना करते मतलब कि वो नई कैपेबिलिटीज को अर्जित ना न करे। कर पाए, बिल्कुल, तो मैं तो आपको उस समय का उदाहरण दूंगा कि जब मैंने करियर शुरू किया था, या मेरी एज के, हाँ। आज मैं 58 साल का हूँ, मेरी एज के लोगों ने जब अपना करियर शुरू किया होगा तब तो हम लोग ऑर्डर भी 3 कार्बन लगा के और ऑर्डर बुक में बनाते बिल्कुल, थे। बिल्कुल, आजकल लोग आईपैड लेके जाते हैं जी और हाँ। अपना ऑर्डर बनाते हैं, जी या कोई ऐप को यूज़ करते हैं और ऑर्डर बनाते हैं। हमारे टाइम पे लैपटॉप तो दूर की बात है, कंप्यूटर के बारे में सोचना भी यानी कई लोग सोच नहीं पाते थे, बिकॉज उसका अस्तित्व ही नहीं था। बिल्कुल, जैसा चांद पे जाने बराबर वैसा कंप्यूटर होने के बराबर था उस एग्जैक्टली। पीरियड में, बिल्कुल, तो जब जैसे 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 मैंने मौका मिलता गया, ऊपर आते गए, इन सारी चीज़ों को सीखना ज़रूरी हो गया। बिल्कुल, अगर नहीं सीखते तो किसी न किसी जगह पे जाके ब्लॉक हो जाते। तो बिल्कुल, सिमिलरली जो आज का यूथ है जी हाँ, वो पुराने टाइम के यूथ से वैसे ही काफ़ी आगे है। बिल्कुल, लेकिन ये सत्य आज भी है कि जब आप अगले रोल के लिए जाते हैं तो आपको उस अगले रोल के लिए क्या क्या कैपेबिलिटीज चाहिए वो तो तुरंत अर्जित करनी ही करनी है। बिल्कुल। आपको तुरंत उसके अगले रोल के लिए अपने आप को तैयार करना है। जी हाँ, जब आप अगले रोल के लिए तैयार करोगे तब जाके आप उसके आने वाले अगले वाले रोल में भी सक्सेसफुल रहोगे। बिल्कुल, तो सक्सेसफुल प्रोफेशनल वही कहलाता है जो अपना रिप्लेसमेंट खुद बनाए। वाह, क्या बात है, सही बात ये है, फाइजर से हमने सीखा है। वो बोलते थे कि आपका प्रमोशन तभी होगा जब आप खुद अपना रिप्लेसमेंट बना दें। नहीं तो कई बार लोगों का प्रमोशन या लोगों का कैरियर इसलिए ब्लॉक हो जाता है कि कंपनी को डर लगता है कि अगर इसको प्रमोट कर दिया तो इसकी जगह पे कौन संभालेगा, कौन जाएगा, बिल्कुल, तो उसका कैरियर वहां ब्लॉक हो जाता है। बिल्कुल। तो जो मिड कैरियर जो क्राइसिस आती है वो 2 वजह से आती है। नंबर 1, वो पर्सन जो है वो अपने आप को अगली स्किल सेट के लिए रेडी नहीं कर पाता है, बिल्कुल, अपना रोल किसी और को देना नहीं चाहता है बिकॉज बिल्कुल। किसी और कलीग पे विश्वास नहीं रखता है। तो वो बिल्कुल। उसका मोस्ट ऑफ द टाइम आपने देखा होगा आईबीडी के अंदर भी कि हर मैनेजर हाँ, अपने से एक दर्जे नीचे का रोल करता है, हाँ, बिल्कुल, क्योंकि उसको अपने जूनियर पे भरोसा ही नहीं है। हाँ, हाँ। उसको लगता है कि क्या पता ये काम कर पाएगा कि नहीं नहीं, कर हाँ, पाएगा, और बिल्कुल। उसको लगता है कि मैं सक्सेसफुल था इस जूनियर रोल में और मैं अच्छा करता था तो मैं ही करता हूँ। बिल्कुल, तो वो अपना रोल छोड़ के अपने से जूनियर वाला रोल करना शुरू करता है। बिल्कुल, तो सही मिड बात लेवल है। क्राइसिस को पूरा करने के लिए सबसे पहले आपको डेलीगेशन सीखना है। बिल्कुल, आपके पुराने रोल को आपने, जैसे आप पुराना शर्ट उतार के रखते हैं या पुराना कोट उतार के रखते हैं, उस तरह से उतार के रखना ही पड़ेगा जी हाँ। और नए रोल में आपको जाना ही पड़ेगा। बिल्कुल, और नए रोल का जो केआरए है आपका, हाँ। जिस वजह से आपको उस पोस्ट पे लिया गया है, हाँ, उस केआरए को ध्यान में रखते हुए उसके लिए अपने आप को प्रिपेयर करना पड़ेगा। बिल्कुल, सही बात है, आई थिंक इन छोटी छोटी चीज़ों का अगर ध्यान रखा जाए तो मुझे नहीं लगता कि किसी भी लेवल पे जाके वो कभी भी किसी भी कंपनी के लिए डेडवुड कहलाएगा या कहीं पे भी वो अटकेगा। बिल्कुल, बिल्कुल। तो इन शॉर्ट को इसको ऐसे कह सकते हैं कि योर नेक्स्ट लेवल डिमांड्स बेटर वर्जन ऑफ यू विथ रिप्लेसमेंट ऑफ योर करंट वर्जन। एग्जैक्टली। राजेश जी, इसी प्रकार से एक चीज़ और देखी जा रही है इंडस्ट्री में, जिस प्रकार से इंडस्ट्री प्रोग्रेस कर रही है, बड़ी बड़ी कंपनियां, उनको तो कोई इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं है, उनको टर्नओवर का ज़्यादा से ज़्यादा दिक्कत आता है, सेल्स ग्रोथ का दिक्कत आती है। छोटी कंपनियां हैं वो दिन पर दिन साइडलाइन होती जा रही है, अपने एग्जिस्टेंस के लिए स्ट्रगल कर रही हैं और परेशान होती जा रही। कई कंपनियां तो ऐसी कि टाइमली सैलरी पर नहीं पे कर पा रही है। तो ऐसी छोटी कंपनी को ऐसा क्या करना चाहिए कि अपने आप को मेंटेन कर पाए, अपने सस्टेनेबिलिटी दोबारा ला पाए और फ्लरिश भी कर पाए? देखो, फ्लरिश, जहाँ तक कंपनी की सक्सेस अल्टीमेटली जानी जाएगी कितना रेवेन्यू कंपनी जनरेट करती जी है। हाँ। अल्टीमेटली जो रेवेन्यू है वही डिसाइड करेगा कि कंपनी कितनी बड़ी है, सक्सेसफुल है या नहीं है। जो पुरानी टाइम टेस्टेड कंपनियां हैं जी हाँ। वो उन सारे फैक्टर्स पे काम करती है जो रेवेन्यू लेके आती है। जी हाँ। मतलब डायरेक्ट सेल्स के लिए काम नहीं करेगी, लेकिन जी। हाँ,
ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर मिलेगी, प्रोडक्ट का डेमोन्स्ट्रेशन देगी, बिल्कुल टाइमली कंप्लेन को अटेंड करेंगी, बिल्कुल सही साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन देगी, बिल्कुल और उस वजह से वो कस्टमर अपने आप ही डिफरेंशिएट कर लेता है कि नहीं ये कंपनी एक अलग कंपनी है बाकी कंपनियों से, और ऑटोमेटिकली उस कंपनी का यूज़र बनता है और उस कंपनी को रेवेन्यू आना शुरू होता है। सही है। जो फास्ट ट्रैक में ग्रो करना चाहती है कंपनियां या जल्दी से जल्दी रेवेन्यू की तरफ भागना शुरू करना चाहती है, वो लोग इस बेसिक्स को भूल जाते हैं। जी हाँ, ट्रेनिंग को एक बहुत ही पीछे वाली सीट दे देते हैं। बिल्कुल तो बिल्कुल। उनका जो रिक्रूट करते हैं वो एक अच्छे कस्टमर को हैंडल करने के लिए सक्षम ही नहीं होते हैं। कस्टमर अगर छोटा सा भी ऑब्जेक्शन दे दे तो वो बिदक जाते हैं। बिल्कुल। कस्टमर को अगर आप सेटिस्फैक्टरी रिप्लाई नहीं देंगे तो कस्टमर आपके प्रोडक्ट को प्रिस्क्राइब करने के लिए या यूज करने के लिए प्रेरित नहीं होगा। बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट। तो जो ट्रेनिंग पे ध्यान देना, हैंड्स ऑन ट्रेनिंग करवाना, सीनियर्स ने टाइम टू टाइम काम करना, इन चीजों में जो नई कंपनियां हैं या जो जल्दी से जल्दी फास्ट ग्रो करना चाहती है वो उतना ध्यान नहीं दे पा रही है। इसी वजह से जैसे आपने बिल्कुल सही फरमाया कि बड़ी कंपनियां बड़ी होती जा रही है और छोटी कंपनियां छोटी ही रह जा रही है, मतलब बड़ी नहीं हो पा रही है इसी वजह से। और जब रेवेन्यू नहीं आता है तो वो कई सारी एक्टिविटी कर नहीं पाती है। कई कंपनियां ट्रेनिंग बार बार इसलिए नहीं करती कि ट्रेनिंग में भी खर्चे होते हैं। बिल्कुल। कई कंपनियां अपने सीनियर्स को टूर पे नहीं जाने देती बिकॉज टूर में खर्चे होते हैं। बिल्कुल। तो वो पहले चिकन है या पहले एग है वाली स्टोरी चालू हो जाती है। सही बात है। हाँ। तो जो इन्वेस्टमेंट है एम्प्लॉय के ऊपर वो करना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। स्पेशली जो वो एम्प्लॉय जो कि रेवेन्यू लेके आएंगे। जी हाँ। तो मेरे ख्याल से वो सारी कंपनियां जो कल एक अव्वल दर्जा अचीव करना चाहती हैं या बहुत ऊपर जाना चाहती हैं, उनको वो सब कुछ करना चाहिए जो आज जो कंपनियां ऊपर है उन्होंने जो किया है। इन शॉर्ट ये कहना है, क्योंकि मैंने बीच में कई कहावत सुनी थी, एक अंग्रेजी में थी, किसी एम्प्लॉयर ने कहा कि नो वी डोंट वांट टू इन्वेस्ट इन ट्रेनिंग बिकॉज इफ वी ट्रेन देम एंड दे लीव द कंपनी। तो जो ट्रेनर था उसने कहा व्हाट इफ यू डोंट ट्रेन देम एंड दे डोंट लीव, देन दे आर बिगर लायबिलिटीज। यस राजेश जी, आपका इतना बढ़िया कैरियर रहा है, आपके लाइफ में बहुत सारे अचीवमेंट्स हैं, उपलब्धियों की कहीं कोई कमी नहीं है। लाइफ में कहीं कभी कोई सेटबैक्स भी तो आए होंगे, अगर आए हैं तो क्या थे और आपने उन पे कैसे ओवरकम किया, उनको कैसे पीछे हटाया, थोड़ा उदाहरण सहित बताइए। नहीं, सेटबैक्स आए, सभी के जीवन में किसी न किसी रूप में सेटबैक आते हैं। जी हाँ, मेरे जीवन में भी आए। ओके। मेरे जीवन में पहला सेटबैक आया जब मैं गुड़गांव में क्वेस्ट डायग्नोस्टिक्स में डायरेक्टर सेल्स एंड मार्केटिंग, डायग्नोस्टिक क्लिनिकल रिसर्च एंड क्लिनिकल ट्रायल में था। जी हाँ। तो मैं हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर उस वक्त जो थे, जी हाँ, हम 3 लोग पिंक स्लिप पे टर्मिनेट कर दिए गए। ओहो। तो एक अमेरिकन कंपनी ने हमको टर्मिनेट किया जब जॉब से। तो गुड़गांव जैसे शहर में मैं रातों रात बिना जॉब के हो गया। बिल्कुल। तब मुझे लगा कि अभी पता नहीं क्या होगा, लेकिन अपने ऊपर भरोसा था। और शुरुआत एक सेल्स रिप्रेजेंटेटिव के रूप में की थी, तो मतलब पुराना वाला जीवन मुझे याद था। हाँ। तो मुझे इतना तो पता था कि वापस से उठ के मैं दौड़ तो लूँगा ही। तो भाटा है लेकिन ज्वार भी आ जाएगा। और लकीली मेरे एक मित्र ने मेरा जो रेज्यूमे है जो ट्रांसएशिया के लिए रिकमेंड किया। जी। और ट्रांसएशिया में वजीरानी साहब ने मुझे और माला मैडम ने मुझे बुलाया और इंटरेक्ट करके फिर मुझे सिलेक्ट किया और मैं वापस से नई लीग में आया। ये पहला सेटबैक था। दूसरा सेटबैक था, मैंने बहुत तमन्नाओं के साथ माई लैब डिस्कवरी सॉल्यूशन ज्वाइन किया था। कन्वेंशनल डायग्नोस्टिक ज्वाइन करना था। बिल्कुल। और सडनली बिकॉज इन्वेस्टर्स का इन्वॉल्वमेंट था उसके अंदर, उनके ग्रोथ प्लान कुछ और थे। तो पहले जिस उत्साह से कंपनी ने डिसाइड किया था कि हम कन्वेंशनल आईवीटी को लॉन्च करेंगे, उसी उत्साह से ये भी डिसाइड कर लिया कि हम कन्वेंशनल आईवीटी को बंद करेंगे। तो एक दिन उन्होंने हेड काउंट्स कम करने शुरू किए। और हेड काउंट्स कम करने का शुरू से सिद्धांत रहा है कि जो महंगा होता है उसको पहले जाना होता है। तो उसमें मेरा नंबर भी लिस्ट में था, शुरू की लिस्ट में ही था। ओके। और मैं सेकेंड टाइम अपने करियर के अंदर एक अच्छी पोस्ट से वापस से घर पे आ गया। कौन बनेगा करोड़पति में होता है ना कि सीधे 75 लाख के क्वेश्चन से 320 पे अचानक आ गए। ओके। तो मैं वापस से 320 पे आया। पर लकीली करीब 6 सप्ताह में घर पे रहा और मैं आज जिस कंपनी में कार्यरत हूँ वहाँ मुझे फिर से मौका मिला। जी हाँ। और मैं फिर से आपके साथ। क्या बात है, बहुत बढ़िया। काफ़ी आपने बाउंस बैक आपने कैसे किया, उस पीरियड में आपने अपने आप को कैसे संभाला साहब? क्योंकि ये मानसिक अवस्था उस समय बहुत बिगड़ जाती है लोगों की, और ये सिचुएशन मुझे लगता है कई हमारे जो व्यूवर्स हैं उनमें पे आई होगी, तो उनको क्या करना चाहिए
मैं स्थिति में? इसमें सबसे बड़ा श्रेय मैं अपने परिवार को देना चाहूँगा, मैं जी अपनी वाइफ को देना चाहूँगा। जब मैं क्वेस्ट डायग्नोस्टिक्स से बाहर आया तब मेरा बेटा 10th क्लास में था, ओ तो उस वक्त एक जॉब की भी बहुत ज़रूरत थी, उसको एक बिल्कुल। प्रोफेशनल स्टडी करवानी थी। बिल्कुल मेरी वाइफ ने मेरे कंधे पे बहुत स्ट्रांग हाथ रखा था कि बिल्कुल नहीं राजेश, निराश मत हो, जरूर कुछ न कुछ अच्छा लिखा होगा, तभी ये वाला एक दरवाज़ा बंद हुआ है। जी और हाँ। सच में वैसा ही हुआ। बिल्कुल सही बात है। सेकेंड टाइम पे हिम्मत इसलिए थी कि मेरा बेटा ऑलरेडी डॉक्टर बन चुका था। बिल्कुल बिल्कुल तो मैंने मेरा जॉब यानी मेरे अर्निंग के ऊपर मेरी फैमिली चल रही है ऐसा नहीं था, आधारित नहीं थी। तो उस वक्त मुझे उतना ज़्यादा बुरा नहीं लगा। ओके। मुझे लगा कि चलो ठीक है, इस एज में अगर अपने हाथ से अपने जूते टांग भी देना पड़े तो कोई वाह। बुरी बात नहीं है। क्या तो बात है। आई वॉज मेंटली प्रिपेयर्ड टू हैंग माई बूट्स एट दैट एज एंड Correct. अगेन थैंक्स टू माई फैमिली हु हैज ऑलवेज सपोर्टेड मी। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप जब बोल रहे थे तो उसमें से मुझे क्लिक हुआ, आपके एक ही परिवार में 3 डॉक्टर है, तो बेचारा पेशेंट कौन बनता होगा? मैं तो एक यानी रिसर्च डॉक्टरेट बिल्कुल, डॉक्टर डॉक्टर, हूँ, हाँ। लेकिन मेरे दोनों बच्चे मेरा एक ही बेटा है, भगवान ने मेहुल। हाँ मेहुल, डॉक्टर मेहुल, अभी ही इज़ एन इम्प्लांटोलॉजिस्ट, Yes. डेंटिस्ट है वो। और चूंकि भगवान ने मुझे बिटिया नहीं दी इसलिए बहू के रूप में बेटी दी है। वाह। तो और सौभाग्य से वो भी डॉक्टर है। डॉक्टर है, वो भी वाह। डेंटिस्ट है, और दोनों मिलके अपना एक प्राइवेट क्लिनिक चलाते हैं। बढ़िया, बढ़िया। शी इज ए स्माइल डिजाइनर। आपका जो ये अनुभव रहा है उसमें सबसे ज्यादा आपका अनुभव, बहुत सारी चीजों में आपके अनुभव है, उसमें कोई शंका ही नहीं, सबसे ज्यादा आपका थर्स्ट जो रहा है वो सेल्स एंड मार्केटिंग पे रहा है। सेल्स में एक जो बहुत महत्वपूर्ण चीज होती है जो मिडल लेवल मैनेजर्स को सोचनी चाहिए, RSM ZM, कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन। कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन में किस नजरिए से देखना चाहिए, ताकि बताइए, ताकि वो इस चीज को, कंसेप्ट को समझ पाए। जहाँ तक मैं आपके सवाल को समझा हूँ, जी हाँ। आप शायद ये पूछना चाह रहे हैं कि जो सेल्स मैनेजमेंट के अंदर जी हाँ। जो कॉस्ट ऑफ सेल्स है, हाँ इसके ऊपर मैनेजर्स को ज़्यादा लर्निंग भी दी जानी चाहिए। जी हाँ। बिकॉज सिर्फ बेचना भर ही उनकी नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होनी चाहिए। नहीं। आज जैसे एक कंपनी को 1 लाख रुपए का सेल करने के पीछे कितना खर्चा करना पड़ता है, हाँ ये अल्टीमेटली उस कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन को लाता है। बिल्कुल। एक सक्सेसफुल कंपनी को अगर आप देखोगे, हाँ। तो सेलिंग कॉस्ट का जो फार्मूला बैठता है, हाँ वो 8 से 10% होता है। बिल्कुल। मतलब अगर आप किसी एम्प्लॉय के ऊपर 10,000 रुपए का खर्चा कर रहे हो, तो उसकी प्रोडक्टिविटी 10 times लाख रुपए जी हाँ। के आसपास लाख रुपए होनी चाहिए। देन द कॉस्ट इज नाइसली ऑप्टिमाइज्ड। करेक्ट। तो उसमें दिस इज एप्लीकेबल इन IVD, दिस इज एप्लीकेबल इन मोर इन IVD। ओके। फार्मा के अंदर तो जो सेलिंग कॉस्ट इज 3 to 4%। ओह यस यस यस, पर पर्सन प्रोडक्टिविटी इज 25 टाइम्स, यस 25 to 30 टाइम्स ऑफ देयर Okay. सैलरी और सो। ओके। सो यहाँ पर सबसे पहले तो कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन में जो टेरिटरी उस सेल्स पर्सन को दी जा रही है, जी हाँ। उसका पोटेंशियल क्या है, ये जी उसको हाँ। सिखाना चाहिए। बिल्कुल उसको राइट प्रोडक्ट मिक्स बताना चाहिए। बिल्कुल। कंपनी ने मस्ट टू सेल प्रोडक्ट को हाईलाइट करना चाहिए कि भाई ये Yes. प्रोडक्ट तो बिकना ही चाहिए, और ये बिल्कुल। वो प्रोडक्ट होने चाहिए जहाँ कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी ज्यादा हो। बिल्कुल। करेक्ट। तो जब इस तरह का हम लोग प्रोडक्ट मिक्स उसको समझा देंगे, जी हाँ। कस्टमर मिक्स समझा देंगे, जी हाँ। उसको क्वांटिटेटिव वर्क समझा देंगे कि भाई आपको रोज कम से कम 8 कस्टमर मिलना है, बिल्कुल। कम से कम 3 कस्टमर का ऑर्डर बुक करना है, बिल्कुल। कम से कम 4 से 5 अच्छे डिस्ट्रीब्यूटर रखने हैं जो फ्लॉलेस अवेलेबिलिटी आपकी प्रोडक्ट को दे सके। बिल्कुल। 1 या 2 सर्विस इंजीनियर या एप्लीकेशन की टीम होनी चाहिए जो कस्टमर के कमिटमेंट को पूरा कर दे, ताकि बिल्कुल। आपको रिपीट सेल वहां से आती जाए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो जब ये सारी चीजों का सामंजस्य बैठ जाएगा, जी हाँ। तो मुझे लगता है कि कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन ऑटोमेटिकली आ जाएगा। बहुत और कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन को समझने के लिए सीधा सीधा फॉर्मूला है 1:10। 1:10 बिल्कुल सही। तो ये चीज जो मिडिल लेवल मैनेजमेंट है, उसके अलावा छोटी कंपनियों को भी यही फॉर्मूला अपनाना चाहिए अपने आप को ग्रो करने के लिए। हाँ। ओके, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन के बाद अब हम जानना चाहेंगे साहब कि एक जो हाई परफॉर्मिंग टीम क्रिएट की जाती है, उसको क्रिएट करने के लिए जो सिलेक्शन प्रोसेस होता है, या तो कैंडिडेट्स में या एग्जिस्टिंग को ही हाई परफॉर्मिंग टीम में कन्वर्ट करने के लिए क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए? सबसे पहले सिलेक्शन जो है वो एविडेंस बेस्ड होना चाहिए। ओके। कभी भी लाइकिंग और डिसलाइकिंग के ऊपर सिलेक्शन नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। बिकॉज लाइकिंग और डिसलाइकिंग पे सिलेक्शन अगर होता है, तो मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि हर बार गलत होता है, पर कई बार अगर गलत हो जाए तो उसका करेक्टिव एक्शन लेने में काफ़ी लंबा समय निकालना बिल्कुल पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल। सेकेंडली, आप जिस भी एम्प्लॉय को सिलेक्ट कर रहे हो, स्पेशली सेल्स के अंदर,
हम सेल्स की बात कर रहे हैं, जब वो एम्प्लॉय सिलेक्ट होता है तो उसको बता देना चाहिए कि आप इस कंपनी के सदस्य क्यों हैं। जी हाँ, तो ये आपका KRA है, जी हाँ। कंपनी आपसे ये चीज़ करवाना चाहती है, जी हाँ, आप इसको करोगे या नहीं करोगे, और आप करोगे तो आपको ये फ़ायदे हैं, ये आपकी सैलरी है, ये आपका इंसेंटिव है। आपको उसका ग्रोथ प्लान दिखाना पड़ेगा बिल्कुल कि बिल्कुल। भाई इट इज़ नॉट दैट ओनली कंपनी विल बी बेनिफिटेड, साथ He as an employee will साथ also में be वो benefited. जो फैक्टर बन रहा है उस हाँ। कंपनी की ग्रोथ के लिए, हाउ ही विल ग्रो करेक्ट, इन हिज कैरियर। ट्रू, तो ये सारी जब चीज़ें अपन बता देंगे तो सिलेक्शन भी राइट होगा, बिल्कुल। उसका ट्रेनिंग राइट होगा, जी हाँ। और उसकी प्रोडक्टिविटी राइट फ्रॉम डे वन अच्छी ही आएगी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और टाइमली एक्शन लेना चाहिए। कई बार होता है हम लोग सिलेक्शन करते वक्त 25 डिसीजन लेते हैं, 25 लोगों को सिलेक्ट किया, हो सकता है 3 गलत डिसीजन हो सकते हैं, पर वो 3 गलत डिसीजन को जल्दी से जल्दी करेक्ट कर लें और उनके रिप्लेसमेंट ले आए, या फिर उनको ट्रेन करके जैसा अपने को बनाना है उनको वैसा बना दें। बिल्कुल बिल्कुल। तो उनसे जो डिजायर्ड प्रोडक्टिविटी है वो आना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है सर, बहुत बढ़िया जवाब दिया साहब आपने। अब सर हमारे दर्शकों के लिए ये बता दीजिए, जो ये एक नया कंसेप्ट कई सालों से चल रहा है, OEM/ODM, ये OEM क्या होता है और ODM क्या होता है? इसमें जो पार्टनर्स होते हैं, बिजनेस चैनल पार्टनर्स, उनके लिए क्या होता है कि वो प्रॉफिटेबल अपने आप को, यानी उनका बिजनेस ग्रो हो। एज ए मैन्युफैक्चरर कंपनी ने ब्रांड बना के दे दी क्योंकि उनको अपनी ब्रांड चाहिए थी, तो उनको क्या करना चाहिए कि वो उसको सस्टेन करके आगे चल पाए? क्योंकि बहुत सारे लोग OEM डिस्ट्रीब्यूटर बन जाते हैं, लेकिन पता चलता है 6 महीने 8 महीने साल भर में शुरू कर देते कि नहीं मजा आया यार, बंद कर दिया। वो कंपनियां सिर्फ ऐसे ही देती है, तो कंपनियां भी प्रदूषित हो जाती है, डिस्ट्रीब्यूटर का भी नाम खराब हो जाता है, नुकसान भी हो जाता है, और वो कंसेप्ट हवे में फ्लॉप हो जाता है। करेक्ट। सो इसके अंदर देखो, कंपनी जो भी आती है, कंपनी या डिस्ट्रीब्यूटर जो प्रोडक्ट बेचते हैं, या तो वो प्रोडक्ट उनके बनाए हुए होंगे, हाँ, या जो प्रोडक्ट वो नहीं बना सकते वो कहीं और से सोर्स करेंगे। जी हाँ, करेक्ट। तो जो बना लिए वो तो मैन्युफैक्चरर हो गए, बिल्कुल। उन प्रोडक्ट के लिए तो वो कंपनी है, वो डिस्ट्रीब्यूटर मैन्युफैक्चरर हो गए। जी हाँ, जो कंपनी जो प्रोडक्ट नहीं बना पाए वो कहीं से सोर्स करेंगे। जी हाँ, तो सोर्स करने के 2-3 तरीके हैं। ओके। एक, आप डिस्ट्रीब्यूटर बन जाओ। हाँ, जैसे कि भाई कोई एक मल्टीनेशनल कंपनी है, उसका एक प्रोडक्ट आप लेके आ जाओ, उसी नाम से बेचो। हाँ, हाँ। और डिस्ट्रीब्यूटरशिप यूजुअली कोई, चाहे वो डिस्ट्रीब्यूटर हो चाहे वो इंडियन डायग्नोस्टिक कंपनी हो, डिस्ट्रीब्यूटरशिप तब लेती है जब वो ब्रांड अपने आप में एक फेमस ब्रांड हो। बिल्कुल सही तो बात उस है। केस में वो उसको OEM नहीं बनाना नहीं। चाहते। OEM वैसा होता है कि जहां पर कंपनी प्रोडक्ट कंपनी का बनाया हुआ नहीं है, बिल्कुल, लेकिन कंपनी अपने नाम से बेचना चाहती है। बिल्कुल सही बात है। करेक्ट। तो ऐसे में वो कंपनियां किसी और कंपनी से कांटेक्ट करती हैं, हाँ, उनसे OEM एग्रीमेंट करती हैं, हाँ, और उनको अपना ब्रांड देती है कि भाई आप ये प्रोडक्ट बनाएं, लेकिन ये ऊपर का पोर्शन आप थोड़ा सा पीला कर दीजिएगा, इसको ब्लू कर दीजिएगा, और यहाँ पे हमारा नाम लिख दीजिएगा। लेबल हमारा रहेगा, प्रोडक्ट आपका रहेगा। बिल्कुल। तो वो OEM हो गया। हाँ, इसी श्रृंखला में, OEM की श्रृंखला में एक और वर्ड जैसे आपने यूज किया, ODM। यहाँ हाँ। पर जैसे OEM के अंदर रेडी टू यूज प्रोडक्ट है, आपने प्रोडक्ट लाए, आपने उसको ऐसा कैसे ही बेचना शुरू कर दिया इंटरनल QC करके। बिल्कुल। ODM के अंदर आप थोड़ा सा काम अपने यहाँ भी करते हैं। ओके। मतलब उसको आप सेमी नॉकडाउन लेवल पे ले आएंगे या फुल्ली नॉकडाउन लेवल पे ले आएंगे, जी हाँ। और उसको फिर आप असेंबल करेंगे। ओके। ODM के केस में मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस आपका होता है। ओके। और वो प्रोडक्ट आपका मैन्युफैक्चर्ड कहलाता है, बिकॉज उसको असेंबल आप करते हैं। बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो ये ODM और OEM में बहुत ही थिन लाइन डिफरेंस है। ओके ओके। नहीं तो हमारे दर्शकों को आज ये पता भी चल गया कि ये होता क्या है। हाँ, बहुत बढ़िया। यशवंत जी, आपने एक और टर्मिनोलॉजी सुनी होगी, CDMO। हाँ, CDMO। बहुत सारी कंपनियां ऐसी हैं जो खुद नहीं बेचती है, जी हाँ, लेकिन दूसरी कंपनियों के लिए बनाती है। जी हाँ, इसका सीधा सीधा एक एग्जांपल देखें हम लोग, फिएट। जी हाँ, फिएट हो सकता है कारें उतनी ना बेचती हो, हाँ, लेकिन वर्ल्ड में मैक्सिमम कारों के इंजन फिएट बनाते थे। बिल्कुल करेक्ट। तो ये वो जो CDMO कंपनी होती है, ये होती है कॉन्ट्रैक्ट डेवलपमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। जी हाँ, तो समझ लीजिए आपके पास एक टेक्नोलॉजी है, हाँ, और लेकिन आपके पास मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी नहीं है, हाँ, और आप वो इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने में अपना समय भी नहीं खराब करना चाहते। जी हाँ, तो आप किसी एग्जिस्टिंग मैन्युफैक्चरर के पास जाओगे, हाँ, उसको बोलोगे कि आप लोन लाइसेंस लीजिए, और CDMO मतलब आप हमको हमारे ये टेक्नोलॉजी पे प्रोडक्ट हमें बना बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो वो कॉन्ट्रेक्चुअल वो प्रोडक्ट बना के देगी। बिल्कुल सही बात है। आपने हमें OEM के बारे में बताया, ODM के बारे में बताया, और CDMO नई टर्मिनोलॉजी के बारे में बताया, जो हमारे दर्शकों को बहुत पसंद आएगा।
आप यहाँ आए, आपने बहुत अपना कीमती समय दिया। सर मैं चाहता हूँ कि आप जाते जाते हमारे दर्शकों को कुछ बढ़िया सा संदेश देके जाइए कि उन्हें अपने लाइफ में क्या करना चाहिए। हो सकता है आपके दर्शक सेल्स लाइन के हो सकता है वो कंपनी ओनर्स हो सकता है वो डिस्ट्रीब्यूटर्स हो। कुछ बढ़िया सा मैसेज दे दीजिए सर। तो यशवंत जी, मेरा एक मैसेज इस इंडस्ट्री के लिए जी हाँ। पर से रहेगा कि ये इंडस्ट्री डायरेक्ट एक जीवन को छूती है। आज डायग्नोस्टिक टेस्ट कितना खरा है, इसके ऊपर किसी पेशेंट की जान बच सकती है और जान जा भी सकती है। जी हाँ। ये टेस्ट का जो रिजल्ट है वो एक क्लिनिशियन को हेल्प करता है बिल्कुल सही डायग्नोसिस करने में, सही ट्रीटमेंट प्रदान करने में। बिल्कुल। सो मेरा मैसेज यही रहेगा कि कोई कंपनी अगर कोई नया प्रोडक्ट लेके आती है या किसी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट में जाती है तो एक क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। जी हाँ। एक अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट लेके आएँ। जो प्रोडक्ट लेके आ रहे हैं, जो प्रोडक्ट को लेके कस्टमर के पास जाएंगे, उनको उस प्रोडक्ट के बारे में प्रॉपर ट्रेनिंग दें। बिल्कुल। उस प्रोडक्ट के बारे में ऐसा कोई भी असत्यापित क्लेम ना करें जो वो प्रोडक्ट सक्षम ना हो करने के। कई बार त्वरित सेल को पाने के लिए कुछ कंपनियां जो है वो ऐसे ऐसे क्लेम कर देती है जो सच में वो प्रोडक्ट उतना देते नहीं हैं। तो कभी भी झूठा क्लेम ना करें या सत्यापित क्लेम ही करें। और मेरा ऐसा मानना है कि अगर आपका प्रोडक्ट अच्छी क्वालिटी का है, अगर पोस्ट सेल्स सर्विस और एप्लीकेशन आपका अच्छा है और आपके वो सेल्स के कलीग उस प्रोडक्ट के बारे में सही जानकारी कस्टमर को दे रहे हैं, तो वो प्रोडक्ट एक अच्छी हाइट अचीव करेगा ही करेगा और सक्सेसफुल होगा ही होगा। बस यही मेरा एक मैसेज है इस इंडस्ट्री में कंपनियों के लिए, कंपनियों में काम करने वाले साथियों के लिए। तो मित्रों, ये थे आज के हमारे मेहमान श्रीमान राजेश पटेल, इनफैक्ट डॉक्टर राजेश पटेल, जिनके बारे में हमने जाना उनके जीवन के बारे में, प्राथमिक शिक्षा के बारे में, उनके प्राथमिक शुरुआती करियर के बारे में। फार्मा कंपनी में उन्होंने अपना करियर शुरू करने के बाद पूरे ग्लोब में यंगेस्ट मैनेजर बनने वाले व्यक्ति, उनके करियर के अलग अलग कंपनियों के बारे में, उनके जीवन में आए छोटे मोटे सेटबैक्स जो थे और उस सेटबैक्स को उन्होंने कैसे झेला अपने खुद के आत्मबल से और अपने परिवार की मदद से, और उसके अलावा उनके अचीवमेंट की श्रृंखला जारी ही रही। और उन्होंने जो अपने बारे में एक चीज़ बताई थी कि वो एक इथिकल ग्रोथ देते हैं, वो उस चीज़ पर भी आज उन्होंने रोशनी डाल दी कि आप जो सत्यापित चीज़ है उसी को प्रोत्साहित करें, न कि वो चीज़ जिसका कोई अस्तित्व नहीं है और झूठ बोल करके उसको आप एक बार पा सकते हैं, लेकिन अंत में उसका नुकसान आपको ही भुगतना पड़ेगा, आपकी कंपनी को भुगतना पड़ेगा, आपके चैनल पार्टनर्स को भुगतना पड़ेगा। तो हम इसी के साथ राजेश जी से विदा लेना चाहेंगे और अंत में उनको उनके कीमती समय के लिए उनको धन्यवाद देना चाहेंगे। उनके लिए अब दिस इज सर मेड डिवाइस मोमेंट। थैंक यू वेरी मच फॉर गेटिंग कनेक्टेड विद अस। थैंक यू। वी आर वेरी थैंकफुल टू यू एंड वी विश and expect you to come to us again next time with on better subject and better vision. Thank you so much. Thank you very much, sir.